अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने सॉलिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो सॉलिड्स हैं वो मेटालिक सॉलिड्स आते हैं। तो इनका जो बेसिक यूनिट है वो इनमें मौजूद मेटल एटम जो है वो होता है हमारे पास, जिसकी बेस पे हम इन्हें जो है वो मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर को और इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी थी। थ्योरी का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं है, सब ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इनके स्ट्रक्चर को हम मैक्सिमाइज कर तौर पे मतलब मैक्सिमम तौर पे एक्सप्लेन कर सकें। तो बेटा यहाँ पे थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द मेटालिक सॉलिड्स जो हैं वो 3 थ्योरीज आती हैं। पहली है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। इसको समझना बहुत आसान है। दो साइंटिस्ट हैं, ड्रूड एंड लॉरेन। इन्होंने 1923 में ये थ्योरी जो है वो दी थी। ड्रूड ने बेसिकली पेश की थी, लॉरेन ने इसको एक्सटेंड किया था, इसके मजीद पास्टुलेट्स बताए थे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। थ्योरी बहुत सिंपल है। मेटल्स का काम है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इस वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद पॉजिटिव स्टेट में चली जाती हैं। बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जहाँ पे एक पूल बना लेता है, जिस तरह से एक तालाब होता है पानी का, ये एक तालाब है इलेक्ट्रॉन्स का। बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये जो मेटल के कैटाइंस हैं, ये मेटल एटम्स के जो कैटाइंस बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, वो इसमें फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन पूल यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक तालाब है, उसके अंदर कैटाइंस फ्लोट कर रहे हैं, तो बेटा इसे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये कोई ना कोई पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन रखेगा। ये जो पॉजिटिव कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शन है बेटा, ये मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानी जाती है, कि ये मेटल्स का बॉन्ड कहलाते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये पहली थ्योरी थी जो हमने एक्सप्लेन करनी थी। बेटा, दूसरी थ्योरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाती है, जिसे वीबीटी भी कहते हैं। ये लिनियस पॉलिंग, ये एल पॉलिंग लिखा हुआ है, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, इसने दी थी। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, कहता है उसने कहा था कि मेटालिक बॉन्ड बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही है। जैसे हमने कोवेलेंट सॉलिड्स में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉलिंग ने कहा कि मेटालिक बॉन्ड भी बेटा क्या है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन जैसे ये है हमारे पास HCl के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी तो लोकेशन ए फिक्स होती है, ये लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। मेटल्स के अंदर ये डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब है कि ये फिक्स नहीं रहते। जैसे आप यहां देख रहे हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव करते जाएंगे, इसका मतलब है इनकी जगह नए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो बॉन्ड फिर नया बनेगा। तो चूंकि ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते बेटा, इस वजह से इन्हें डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तीसरी थ्योरी जो इसी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आती है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसे MOT भी कहते हैं। बेटा, MOT के अकॉर्डिंग समझने के लिए सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक सोडियम मेटल लिखी है मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका 1 शेल भी कंप्लीट है, इसका 2 शेल भी कंप्लीट है। 1 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 में 8 आते हैं, तो ये कंप्लीटली फिल्ड इसके शेल्स हैं बेटा। अब ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस कहते हैं आखिरी, आउटर मोस्ट शेल को बेटा वैलेंस शेल बोलते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ मैट्रिक में। तो बेटा, ये वैलेंस शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, एस में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें एक है, इसका मतलब है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। कहता है मेटल के अंदर अकेली सोडियम तो नहीं होगी, सोडियम के बहुत से एटम्स होंगे। कहता है उन सब के जो 1s हैं वो एक जैसे होते हैं, वो एक बैंड बना लेते हैं। उन सब के 2s एक बैंड बना लेते हैं, 2p दूसरा बैंड बना लेते हैं, जो ओवरऑल सेकंड शेल को हम सेकंड बैंड कह देते हैं। थर्ड के अंदर 3s और 3p आगे चलते हैं 3d तक, लेकिन चूंकि 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैंने इसे हाफ फिल बनाया हुआ है, इसे वैलेंस बैंड भी कहते हैं। कहता है ये बैंड्स की फॉर्म में हमारे पास सारे के सारे एटम्स जो हैं वो बैंड्स बना लेते हैं। फर्स्ट बैंड भी है, सेकंड बैंड भी है, वैलेंस बैंड भी है। इस बेस पे इसे बैंड थ्योरी भी कहते हैं। अब ये जो नीचे वाले कंप्लीटली फिल्ड हैं, इनके इलेक्ट्रॉन तो लोकलाइज हैं, ये तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो वैलेंस शेल हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेस अवेलेबल है। तो बेटा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे आपस में मिलके अपने इलेक्ट्रॉन्स के बैंड्स बना लेते हैं, जिनमें से कुछ कंप्लीटली फिल्ड बैंड हैं और कुछ जो है वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है, इसलिए वो इजीली बेटा यहाँ पे मूव कर सकता है। इस बेस पे से बैंड थ्योरी भी कहते हैं।
अगर हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहें मेटालिक क्रिस्टल्स की, तो बेटा पहली प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, ये हमने बना लिया। कहते हैं जब हम इसे बैटरी की मदद से नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड एनोड से जोड़ते हैं, तो बैटरी इनमें से इलेक्ट्रॉन पास करती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास आउट करके दूसरे सिरे पे पहुंच जाते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स इनकी कंडक्टिविटी का बायस बनते हैं, कंडक्शन का बायस बनते हैं। इसी तरह ये हीट भी कंडक्ट करते हैं। अगर आप मेटल के एक सिरे से आप एक रॉड लें लोहे का, उसे एक सिरे से हीट करना चूल्हे पे शुरू करें, तो आप दूसरे सिरे तक उसकी हीट बेटा महसूस कर सकते हैं। तो बेटा जब आप दूसरे सिरे पे हीट महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब है मेटल्स हीट को भी कंडक्ट करती हैं। यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने दोनों लिखे हैं। पहला, वाई मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने बता दिया मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो इनकी कंडक्टिविटी का बायस बनते हैं, जो एक सिरे से दूसरे सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं। कहते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं तो फिर इनकी जगह पे कौन आ रहा है? इनकी जगह पे कैथोड से नए इलेक्ट्रॉन निकल के बेटा इनकी जगह ले लेते हैं। ये हमें शो करता है कि ये अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिर है कि दूसरा क्वेश्चन देखें, कहता है मेटालिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है अगर आपके पास एक मेटल का पीस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो तो करेगा, लेकिन उसको अगर आप हीट करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि जब आप इसे हीट करेंगे तो इसके मौजूद जो कैटायंस हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही मूव कर रहे थे, फिर ये भी ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं या अपनी पोजीशन पे मूव करना शुरू कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि कैटायंस भी बेटा ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पे कैटायंस की भी ऑसिलेशंस बेटा स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, उनके रास्ते में अगर कोई ऑसिलेशंस कैटायंस की जो है वो रुकावट पैदा करेगी, तो जिसकी वजह से वो फिर कंडक्टिविटी इतनी अच्छी शो नहीं करते, तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द ऑसिलेशन ऑफ कैटायंस विच हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंडर्स मतलब रुकावट पैदा करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में, जिसकी वजह से बेटा उसकी कंडक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। ये दो क्वेश्चंस भी आपके हो गए बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है मेटालिक लस्टर की। कहते हैं मेटल्स को जब हम काटते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मेटल जब होती हैं, फ्रेशली कट होती हैं, तो ये तो बड़ी चमकदार होती हैं। आप कोई एल्युमिनियम की शीट ले आए, कितनी चमकदार होती है। कहता है फ्रेशली जब कट करते हैं तो बेसिकली इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, वो लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी पे चला जाता है। अब ये ज़्यादा देर तक उधर नहीं रहता, ये दोबारा नीचे आ जाता है। जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है लाइट से, उसे इन दी फॉर्म ऑफ लाइट दोबारा एमिट कर देता है, और ये लाइट हमें रोशनी की फॉर्म में, वो चमकदार सरफेस की फॉर्म में नज़र आती है, जिसे लस्ट्रेस, लस्ट्रेस का मतलब होता है चमकदार सरफेस। तो बेटा मेटालिक लस्टर का मतलब है मेटल की सरफेस चमकदार होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेटल के ऊपर लाइट जब गिरती है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। जब वो दोबारा डी एक्साइट होकर नीचे आते हैं, तो जो उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की होती है उसे इन दी फॉर्म ऑफ लाइट एमिट कर देते हैं, और हमें वो नज़र आ रहा होता है कि जी अब लाइट नज़र आ रही है, वो हमारी आंखों में एक चमकदार सरफेस पैदा करती है। बेटा तीसरा इसका मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी है। मैलेबिलिटी का मतलब है कि इसे हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी का मतलब है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि जितनी भी आप शीट्स या ये जो वायर्स बनाते हैं बेटा, ये मेटल्स से ही तो बनाते हैं। तो मेटल्स से कैसे बनती हैं? ये मेटल का वही स्ट्रक्चर जो हम पहले पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के अकॉर्डिंग। कहते हैं अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रेस सप्लाई कर दें, यानी कि हथौड़े की मदद से इसको हीट करके आप इस पे स्ट्रेस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सरफेस आगे की तरफ मूव कर जाएगी। जब सरफेस आगे की तरफ मूव कर गया तो वो अब वो नई पोजीशन पे फिक्स हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के साथ इनकी बॉन्डिंग फिक्स नहीं होती, ये तो डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह।
अगर ये फिक्स होती तो हम इसे शीट्स या डक्टाइल में कन्वर्ट ना कर सकते। चूँकि ये डीलोकलाइज्ड है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती है, ये फिक्स नहीं है, इस वजह से बेटा हम इसे शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसकी यही प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, कंडक्टिविटी की, चमकदार सरफेस की और शीट्स और वायर में कन्वर्ट करना, कि इसके बॉन्ड फिक्स नहीं होते, इन्हें इजीली हीट करके ऊपर हैमरिंग करके हथौड़े की मदद से हम उसे शीट और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट इसको लेक्चर में आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।